सेक्शन 54 अच्छा, सेक्शन 54 क्या कह रहा है ध्यान से कि अगर मान के चलो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इन द नेचर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर करने के बाद हमने क्या किया, एक्वायर्ड या फिर क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन कराया या फिर हमने क्या किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे को डिपॉजिट कर दिया है, तो जितना भी हमने डिपॉजिट किया होगा, जितने भी हमने परचेस प्राइस पेड किया होगा, उसके रिस्पेक्ट में मुझे सेक्शन 54 में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, सेक्शन 54 में। अब यहां पे कंडीशन है कि एक्वायर्ड ये कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, अगर एक्वायर्ड है तो विद इन क्या होना चाहिए 2 इयर्स, और अगर कंस्ट्रक्शन है तो विद इन क्या होना चाहिए हमारा 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्या होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। जिस डेट पे हमने ओल्ड वाली एसेट्स को ट्रांसफर किया है उस डेट से लेकर 2 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर हमने एक्वाइजेशन कर लिया है या फिर क्या कर लिया हमने कंस्ट्रक्शन करा लिया, तो हमें डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। एंड सीजीएस के लिए क्या है कि या तो आपने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया या तो परचेज नहीं कराया, बट हाँ माय इंटेंशन इज व्हाट, इंटेंशन इज टू परचेज द एसेट्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को हम एक्वायर करेंगे, मेरा इंटेंशन है, तो हम क्या करेंगे सीजीएस अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करेंगे। लेकिन सीजीएस में पैसा कब तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए, बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का है उस प्रीवियस के रिलेटेड जो एंड ऑफ द रिटर्न फाइलिंग होगा उसके पहले पहले आपका पैसा क्या हो जाना चाहिए, डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अच्छा, डिपॉजिट हो जाने के बाद ये पैसा कम से कम 3 साल के अंदर क्या कर लेना, आपको यूटिलाइज कर लेना है। एंड 3 इयर्स must be counted from the date of transfer of previous year, from the date of transfer of the assets, जिस डेट पर एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया है उस डेट से 3 साल के अंदर ये अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अब यहां पे देखो 2 चीजें हो सकता है, अगर ये यूटिलाइज हो गई तो अच्छी बात है, अगर ये अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है तो उस केस में जितना भी अनयूटिलाइज होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर यूटिलाइज किया है तो 2 चीजें हो सकता है, आपने क्या किया मिस यूटिलाइजेशन, और एक आपका क्या हो सकता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन है तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर मिस यूटिलाइजेशन किया गया है तो जितना भी अमाउंट मिस यूटिलाइज किया गया है उसके रिस्पेक्ट में जितना एग्जम्पशन मिला था वो एग्जम्पशन आपका लैप्स हो जाएगा और इस प्रीवियस ईयर में वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एराइज हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अच्छा, मिस यूटिलाइजेशन का मतलब कि ये अमाउंट जो आपने पैसा जमा किया है सीजीएस अकाउंट में ये मस्ट बी यूज फॉर एक्वायरिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर उसके अलावा किसी और पर्पस से आपने यूज किया तो उसको हम लोग बोलेंगे मिस यूटिलाइजेशन, और अगर आपने यूज ही नहीं किया 3 साल तक तो हम उसे किस नाम से बोलेंगे, अनयूटिलाइजेशन के नाम से बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुई चीजें। आज सीए और सीएमए साहब लोग यहां पे दिया हुआ है, देखो non-utilization of balance in capital gain account scheme amount deposited is not utilized wholly or partly for the specified purpose in specified time. Amount not so utilized is taxable as capital gain of previous year in which specified time expired. What will be the specified time? यहां पे लिखेंगे specified time, लिख लेंगे फटाफट। 3 years from the date of transfer of assets, 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 3 years from the date of transfer of assets। स्पेसिफाइड पर्पज क्या होगा, एक्वाइजेशन या फिर क्या होगा बताना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या, हाउस प्रॉपर्टी।
हाउस प्रॉपर्टी। सीजीएस पे हम लोग आओ चर्चाएं करेंगे। सीजीएस पे शायद कल क्वेश्चन भी दिया था आपको होमवर्क में, हो गया कि नहीं हो गया? सीजीएस पे कोई क्वेश्चन था आपका? एक भी नहीं था? चलो आ जाओ सीजीएस पे। ये देखो, ये वाला नोट किया था आप लोग ने, ये वाला नोट किया था। सीजीएस का सारा प्रॉपर है, सारा का सारा प्रॉपर। या फिर एक काम करो ना, एक काम करो, साथ साथ एक नोट्स यहीं पे बना लो इसी के नीचे। सीजीएस पे करा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन आपको। लिखेंगे एग्जाम्पल। सीजीएस से रिलेटेड रहेगा हमारा। यहाँ पे आ जाओ, 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 हमने बिल्डिंग एक्वायर्ड किया। बिल्डिंग कॉस्ट कितनी थी इस बिल्डिंग की? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। 31 जुलाई 2022 ट्रांसफर किया फॉर ₹50 lakhs, और इस डेट पे एसडीवी था ₹60 lakhs, ₹60 lakhs। एंड रिटर्न फाइलिंग जो डेट है इसका 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई 2023। और हमने क्या किया, 1 दिसंबर 2022 को, 1 दिसंबर 2022 को डिपॉजिटेड इन सीजीएस अकाउंट। सीजीएस अकाउंट में ₹35 lakhs, 35 lakhs रुपीज हमने जमा कर दिया। एंड ये जो है हमारा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 35 lakhs। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। हमने 31 जुलाई 2024 को यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज्ड ₹20 lakhs फॉर परचेज ऑफ न्यू एचपी, 18 लाख रुपए। एंड 2 lakhs परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। एंड बाकी क्या पड़ा हुआ है हमारा, अनयूटिलाइज पड़ा। कंप्यूट कैपिटल गेन, कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23, फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर प्रीवियस ईयर 25 और 26, 25 और 26। चलो स्टार्ट करो फटाफट। ये सीजीएस की सारी कहानी, एक एक पॉइंट, डेट को ध्यान रखना है, डेट को ध्यान रखना है सीजीएस से रिलेटेड।
चलो स्टार्ट करो। चलो आ जाओ, हमें ये बताइएगा सी और सी में, साफ ध्यान से सुनो, बताना क्या कह रहा है हमारा। सबसे पहले तो कंडीशन देखो, हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2001 को हमने क्या किया, 10 लाख में बिल्डिंग को परचेस किया था, जिसको 31 जुलाई 2022 में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 50 लाख, और एसडीबी वैल्यू कितनी आ रही थी, 60 लाख रुपए आ रहा था। अब बताना एसडीबी वैल्यू 60 लाख रुपए है, तो यू हैव टू चेक विद सेक्शन 50C। 50C हमारा कहता है कि इफ द एसडीबी वैल्यू ऑफ any immovable property exceeding 110% of the actual consideration, then you have to take the SDB value as full value of the consideration. And next क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इन रिस्पेक्ट टू द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया हुआ है और उसके अमाउंट से जो कैपिटल गेन आया हुआ है उसको अगर आपने किसी नई प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करने में लगा दिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। या फिर अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे तो देन यू हैव एन वन ऑप्शन कि आप क्या करो, उसके अमाउंट को डिपॉजिट कर दो। कहां पे डिपॉजिट कर दो, सीजीएस अकाउंट में। लेकिन वो पैसा कब डिपॉजिट हो जाना चाहिए, बिफोर फाइलिंग द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो उस केस में सीजीएस अकाउंट को इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। कितने साल तक यूटिलाइज कर सकते हो, 3 साल। और 3 साल कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम दी डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट पे ट्रांसफर किया है उस डेट से 3 साल तक आपको काउंट करना पड़ेगा। 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई एसेट्स को एक्वायर कर लिया या कंस्ट्रक्शन करा लिया तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और अगर आपने किसी और चीज में यूटिलाइज कर लिया तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, मिस यूटिलाइजेशन। और अगर पैसा 3 साल तक नहीं पड़ा, 3 साल तक आपने यूटिलाइज नहीं किया है, तो 3 साल तक पैसा जो पड़ा हुआ होगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, दैट विल बी द unutilized, and unutilized shall be taxable in the year in which time period is expired। समझ में आई चीजें। अब यहां पे देखो कब ट्रांसफर किया गया, व्हाट विल बी द डेट ऑफ ट्रांसफर, 31 जुलाई। अब बताना 31 जुलाई हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर है, तो बताना यहां से 3 साल कहां पे एक्सपायरी होगा, कहां पे एक्सपायर होगा बच्चा, सर 31 जुलाई 2025, that is the what, last date of CGS utilization। अगर इस डेट तक यूटिलाइज हो जाता है तो बताना नो कैपिटल गेन। लेकिन यूटिलाइज होना कहां पे जरूरी है, स्पेसिफाइड पर्पस। अगर वहां पे नहीं होता तो उसको हम किस नाम से बोलेंगे, मिस यूटिलाइजेशन। आज स्टार्ट करें, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बताना 22-23 कब एसेट्स को ट्रांसफर किया, 31 जुलाई 2022। 22-23 में आ जाएगा कंप्यूटेशन, लिखेंगे सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किस ईयर में, 0.1, प्रीवियस ईयर 2022 और 23, प्रीवियस ईयर 2022-23, 2022-23। बताना यू हैव टू अप्लाई सेक्शन 48, नहीं भूलना है सेक्शन 48 को। बताना 48 हमारा क्या कहता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रुपीज हाउ मच, 70 lakhs, सॉरी 70 है 60 lakhs, 60 lakhs। अब बताना इनमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, बताइए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो कि यहां पे क्या है, नील है। अब बताना हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन कितनी होगी मेरे पास, 60 lakhs, माइनस करेंगे क्या, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। यस, कैसे करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन 10 लाख, CII 331 डिवाइड बाई क्या करेंगे 100, and that will be 33 lakhs 10,000, and finally 26 lakhs 90,000 is long term capital gain before claiming the exemption। And this is computation is made on before filing the return of income।
अब आपको रिटर्न फाइलिंग करने से पहले यू हैव टू चेक। अब बताना इस 22-23 की प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है बच्चा लोग? रिटर्न फाइलिंग ये है, तो मतलब सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर नई प्रॉपर्टी खरीद लिया या पैसा सीजीएस में डिपॉजिट कर दिया तो हमें डिडक्शन मिल जाएगा। बात खत्म होगी। दो ही चीजें, रिटर्न फाइलिंग करने से पहले या तो हमने क्या कर लिया, सीजीएस में पैसा डिपॉजिट कर दिया, या तो हमने क्या कर दिया बताना, या तो नई प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर लिया है। अगर नई प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर लिया है या फिर हमने क्या किया, पैसा जमा कर दिया सीओजीएस में, सीजीएस में, तो बताना हमें क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो चीजें? अभी इसी पर सारी चर्चाएं करेंगे। बताना क्या इसके दौरान, इस दौरान क्या हमने पैसा डिपॉजिट किया सीजीएस में? यस। किस डेट पे किया है? 1 दिसंबर 2022 को। आई एम एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 और नॉट? एलिजिबल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिपॉजिट स्कीम। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा बताना, एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन क्या हो जाएगा अंडर सेक्शन कितना हो जाएगा 54। 54 कितनी अमाउंट आएगी, जितना हमने डिपॉजिट किया या मेरे पास जितनी कैपिटल गेन आ रही है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। डिपॉजिट कितना किया हमने 35, कैपिटल गेन कितना आ रहा है 26,90,000। तो बताना डिपॉजिट 35 lakhs एंड मुझे छूट मिली कितनी 26,90,000। तो माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर 22-23 क्या हो जाएगा बताना, नील हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब ये जो 35 lakhs हमने डिपॉजिट करके 26,90 का क्या ले लिया, बेनिफिट ले लिया है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कहां पे यूटिलाइजेशन होना चाहिए, स्पेसिफाइड पर्पस। कितने साल के अंदर? अब यहां पे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। अब ये बताना सीजीएस में पैसा क्यों डिपॉजिट किया गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिपॉजिट इन सीजीएस अकाउंट, व्हाट इज द पर्पज, फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट्स। अब सुनो, सीजीएस में पैसा जमा हो गया 35 लाख, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस पैसे से क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करेंगे। अब सुनो, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूं, एक्वायर्ड करना चाहता हूं, तो मैक्सिमम कितने साल में खरीद लेना पड़ेगा, 2 इयर्स में। 2 इयर्स में, 2 इयर्स में खरीद लेना है। अगर खरीद नहीं पा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो मैक्सिमम कितने साल में हो जाना चाहिए, 3 साल में। अब यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे सीजीएस में पैसा कब जमा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताना, हम प्रॉपर्टी अगर एक्वायर्ड करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द लास्ट डेट फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल आप काउंट करेंगे। वो लास्ट डेट कहां पे है, यहां पे है, देखो दिस इज द लास्ट डेट। ये जो डेट है, ये लास्ट डेट जो 31 जुलाई 2022 है, इज द लास्ट डेट फॉर एक्वायरिंग द क्या, प्रॉपर्टी। मतलब इस डेट पे प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, खरीद लेना है, अगर खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूं तो व्हाट विल बी द लास्ट डेट फॉर कंस्ट्रक्शन द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द सीजीएस अकाउंट से, तो वो डेट कौन सा रहेगा हमारा, दैट विल बी द, ये डेट होगा 31 जुलाई 2025। समझ में आई चीजें? मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, सर यहां से लेके जो यहां तक की डेट है, यहां तक की डेट है, इस डेट में आपको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें बताना, यहां से लेके यहां तक डेट, यहां से लेकर आपकी डेट कहां तक है, यहां तक है, तो बताना क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। समझ में आई चीजें? ये ध्यान रखना पॉइंट। अब अगर मैंने परचेस किया है तो परचेस कब तक हो जानी चाहिए आपकी, 31 जुलाई 2022 तक। अगर परचेस 31 जुलाई 2022 तक नहीं होती है, उसके बाद आप इस पैसे से खरीदने जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे समझ में आई चीजें? आज यहाँ पे सुनो, अब ये बताना, 22-23 हो गया, नौ 23-24, 23-24 में क्या होगा बच्चा, 23-24 में यहां तक बताना, किसी को डाउट है बताना। पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर 23 एंड 24, 23-24 का मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। बताना 31 मार्च 2024 तक कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं है। ना तो सर खरीदी गई है प्रॉपर्टी,
न तो कंस्ट्रक्शन कराई गई है और सीजीएस अकाउंट को क्या किया, यूटिलाइज कर दिया। नो ट्रीटमेंट, नो टैक्स ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बताना तीसरा केस, प्रीवियस ईयर 2024 और 25, 24-25 मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2000 क्या आया, 25 आया। अब बताना 31 मार्च 2025, तो इसका मतलब व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम सीजीएस बैलेंस, व्हाट विल बी द लास्ट डेट, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्या, ट्रांसफर। तो डेट ऑफ ट्रांसफर हमारे लिए क्या था बताइए, 31 जुलाई। और अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदना तो कब तक खरीद लेना है, 31 जुलाई 2024। और 31 जुलाई 2024 कहां पे आएगा, 24-25 में आएगा। अब ये बताना क्या हमने परचेज ऑफ द न्यू हाउस प्रॉपर्टी किया है, यस। क्या आपका जो 2 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, खरीदा कि नहीं खरीदा, खरीद लिया। यूटिलाइजेशन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन या फिर मिस यूटिलाइजेशन, दैट इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन है तो बताना उसके ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। बताना ऑन 31 जुलाई 2024 यूटिलाइज्ड रुपीज हाउ मच, 18 lakhs, किस पर्पज से, फॉर परचेज, परचेज ऑफ क्या, न्यू हाउस प्रॉपर्टी, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन हाँ 2 लाख रुपए से उसने क्या परचेज कर लिया है, बताना ऑन 31 जुलाई 2024 यूटिलाइज किया, किस लिए, फॉर प्लांट एंड मशीनरी। बताना ये क्या चीज है हमारे लिए, मिस यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन। बताना टैक्सेबल होगा, यस। एंड व्हाट अमाउंट शुड बी टैक्सेबल, व्हाट अमाउंट शुड बी टैक्सेबल, कैसे कंप्यूट, बताना मैक्सिमम अमाउंट कितनी टैक्सेबल होगी एज एलटीसीजी। बताना जब हमने सीजीएस में 35 लाख का था तो मुझे एग्जाम्पशन कितना मिला था, 26,90,000। तो 26,90,000 मेरे को छूट मिली थी 35 लाख रुपए के लिए, और कसम खाया था कि इसको मैं यूटिलाइज करूंगा किस पर्पज से, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, स्पेसिफाइड पर्पज से। लेकिन हमने क्या किया, कसम तोड़ दिया, कितने रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, कंप्यूट करो अमित। 150, कैलकुलेटर कहां है, 153,714। बताना यहां तक डॉक्टर, यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब आ जाओ हमें एक क्वेश्चन का जवाब, ध्यान से सुनना। अगर मैं सीजीएस से प्रॉपर्टी 1 अगस्त को खरीदता तो बताना वो क्या माना जाएगा, खरीदा तो बताना खरीदने जा रहे, कंस्ट्रक्शन नहीं कराने जा रहे, खरीदने जा रहे हैं। अगर मैं 1 अगस्त को खरीदता तो आप खरीदना है तो मैक्सिमम कितने साल में खरीदना पड़ेगा, 2 साल में। नहीं खरीदा हमने भाई, तो 1 अगस्त वाली जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में, 31 जुलाई 2024 इज द लास्ट डेट। जितनी ग्रीन लाइन दिख रही है, इस ग्रीन लाइन के अंतर्गत आपका क्या होना चाहिए, खरीद लेना पड़ेगा। और अगर आपकी ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ब्लैक लाइन के अंदर आपका क्या हो जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। समझ में ये चीजें। अब यहां पे आ जाओ, थर्ड 24-25 के बाद फोर्थ 25-26 बताना, 25-26 में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर 2024 एंड 24, बस सारा केस इसमें कवर हो गया सीजीएस से रिलेटेड। हाँ वो प्रैक्टिकल मैंने नहीं करा है, जो प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब जो लाइफ में प्रैक्टिस में किया जाता है, दिस इज नॉट फॉर यू, क्लियर। वो तो टैक्स प्लानिंग होता है, जैसे माथा हो वैसा टिक्का कैसे लगाना है वो तो डिपेंड करेगा ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। अब 24-25 बताना, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 बच्चा बता, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द सीजीएस, लास्ट डेट
31 जुलाई 2000 क्या 25, मतलब हमने 25 26 भी पूछा है। ये 24 25 है, ये 25 26 है, सॉरी 25 26, 25 और 26। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ, लास्ट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएस क्या है? 31 जुलाई 2025। लेकिन व्हाट विल बी द पर्पज, पर्पज क्या होगा? एक्वायर या कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन। एक्वायर की डेट एक्सपायर हो चुकी है। एक्वायर की डेट कितनी साल थी हमारे पास? 2 साल। अब अगर ये यूटिलाइजेशन कराना भी चाहता है कोई बंदा तो किस पर्पज से कर सकता है? केवल और केवल कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा और कोई नहीं है। समझ में ये चीजें? एंड अब बताना पर्पज क्या होना चाहिए, पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन लिख रहा हूं ताकि आप रिवाइज करो तो सारी चीजें क्लियर हो। पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए? एक्वाइजेशन या कंस्ट्रक्शन? ओनली कंस्ट्रक्शन। एक्वाइजेशन की डेट एक्सपायर हो चुकी है 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। केवल और केवल एडिशनल 1 ईयर किस लिए मिल रहा है आपको? ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन, ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन। बताना ड्यूरिंग द लास्ट डेट क्या? 31 जुलाई। 31 जुलाई तक कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नो कंस्ट्रक्शन। कब तक? टिल 31 जुलाई 2025। तो जब नो कंस्ट्रक्शन है तो अमाउंट बताना सीजीएस क्या क्या होगा? सीजीएस इज इक्वल टू अनयूटिलाइज्ड। अनयूटिलाइज है। जब सीजीएस का अनयूटिलाइज्ड है तो आपका एक्सपायर ऑफ 3 इयर्स, जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपायर होगा 3 इयर्स, उस प्रीवियस ईयर में अनयूटिलाइज अमाउंट क्या हो जाएगा? हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अनयूटिलाइज अमाउंट कितना पड़ा हुआ है बताना? 15 30 जमा किया था, 20 हमने आपका प्रीवियस ईयर 24 25 में यूज कर लिया था, और 15 पड़ा हुआ है क्या? अनयूटिलाइज। तो बताना हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा टैक्सेबल। कितना? कितना है भाई? 26,90,000 हमने एग्जम्पशन क्लेम किया था जब पैसा डिपॉजिट किया था। कितना? 35 लाख। लेकिन हमारे पास आज की डेट पे अनयूटिलाइज कितना पड़ा हुआ है? 15 लाख। आ जाएगा 26,90,000 डिवाइड बाई 35 लाख इंटू 15 लाख, 11,52,857। यही आ रहा है टैक्सेबल एज क्या? लॉन्ग टर्म। इन कब होगा? इन प्रीवियस ईयर 25 और 26। सीजीएस की सारी कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। बताना यहां तक किसी की डाउट है? कैसे हमने एग्जम्पशन क्लेम किया है? एग्जम्पशन लेने के बाद हमारे पास टाइम क्या है? 23 24 में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं। हाँ 24 25 में एक्वाइजेशन करे या कंस्ट्रक्शन करे, दोनों ही केस में उसको क्या मिल जाएगा? कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर अनयूटिलाइज करता है या मिस यूटिलाइजेशन करता है तो क्या हो जाएगा? उसका आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा जितना आपको एग्जम्पशन क्लेम हुआ था। फटाफट बना लो इसको, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बस इसको ध्यान से करना है। और इनके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कहां पे होंगे? एमसीक्यू, फिल इन ब्लैंक्स और डिस्क्रिप्टिव भी बन जाएगा।
चलिए हो गया। चलिए 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 अजय 25 और 26। हाँ कहां पे? परचेज ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, एनएचपी। ये ना शुद्ध इंडियन है, एनएचपी, सब कुछ मिक्स, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। अच्छा कुछ नहीं करना, बस एक ये सीजीएस का जितने क्वेश्चन होंगे सीजीएस के सारी चीजें कंप्लीट, सारी कंप्लीट होगी। चलिए हो गया सबका। देखो अब ये बताना हमें एक चीज, ऐसे सोचो अगर मैं 31 जुलाई 2022 को प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं, प्रीवियस ईयर 22-23 में, एग्जाम्पशन कब मिलेगा मुझे? रिटर्न फाइलिंग करने से पहले पहले आप क्या करो, या तो प्रॉपर्टी को परचेस कर लो, और अगर आप प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर पा रहे हो तो बाद में परचेस करना चाहते हो, तो व्हाट इज द मेथड या व्हाट इज द वे फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन? सीजीएस में जमा कर दो और उसके बाद आप 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लो, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करा लो। यहां तक क्लियर चीज है। लेकिन सर वो पैसा क्या करेंगे हम लोग, उस सीजीएस अकाउंट से क्या करेंगे? पैसा जब जब आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वहां से विड्रॉ करके आप क्या करो, परचेस कर लो या फिर कंस्ट्रक्शन कर लो। क्लियर? अच्छा सर ये सीजीएस अकाउंट ओपन कहां पे होगा? किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप जाके क्या कर सकते हो, ओपन करा सकते हैं। अच्छा सीजीएस है क्या? सीजीएस कुछ है नहीं, जस्ट लाइक एक सेविंग अकाउंट की तरह है, बस उसका नाम रखा गया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। यू हैव टू आस्क, मतलब आपको बैंक वालों से बोलना है कि मुझे किस पर्पज से अकाउंट को ओपन करना है। क्लियर? नेक्स्ट बताना, अगर मान के चलो इसमें पैसा अनयूटिलाइज पड़ा रह गया, क्या वो पैसा रिलीज करेंगे? हाँ रिलीज करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोसीजर सारे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पैसा रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट, क्या इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, इंटरेस्ट आपको जस्ट लाइक हर साल जैसे अदर अकाउंट में मिलता है वैसे इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? वो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। जिस ईयर में इंटरेस्ट आपको एक्रूड होगा उस ईयर में क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल भी होता रहेगा। यहां पे आ जाओ, अब ये बताना, सुनो, ये जो नई प्रॉपर्टी हमने खरीदा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को कितने साल तक मेरे को होल्ड करके रखना है? 3 साल तक, मिनिमम 3 साल तक होल्ड करना है। अगर 3 साल तक मैं होल्ड नहीं करता हूं तो बताना, वापस से जब कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे हम, तो जितना मेरे को एग्जम्पशन इसके रिस्पेक्ट में मिला होगा वो एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा इसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, जो कि कल हम लोग ने क्वेश्चन उस पर कवर कर लिया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट केस आता है कि सर अगर हमने प्रॉपर्टी को बेच दिया है और नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो हम एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? आप देखो नॉर्मली ऐसे याद रखना है कि एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा डिडक्शन। मैक्सिमम कितने प्रॉपर्टी का मिलेगा? 2 प्रॉपर्टी का, 2 प्रॉपर्टी का मिलेगा, लेकिन पूरे लाइफ टाइम में 2 प्रॉपर्टी मिलेगा। एक बार अगर आपने 2 प्रॉपर्टी का डिडक्शन क्लेम कर लिया है, इन फ्यूचर फिर 2 का नहीं मिलेगा, केवल कितने का मिलता रहेगा? आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, वो 2 को क्लेम करने के लिए आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम लोग ने कंप्यूट किया है, जो ये 26,90,000 आ रहा है, अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा आ रहा है तो आई कैन नेवर क्लेम 2 हाउस प्रॉपर्टी, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी इन लाइफ टाइम, इन लाइफ टाइम। लेकिन हाँ, अगर ये 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है, क्या कम है 2 करोड़ से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
then you are eligible for claiming the two house property for the deduction under section 54. आ जाओ यहाँ पे, उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा है। If long-term capital gain is up to rupees how much? 2 crore, then SSC can acquire two residential house property in prescribed time limit. This benefit of 2 HP is available only once in the lifetime. मतलब अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है तो हम पूरे लाइफ हम कितने हाउस प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं? 2 प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर मैं एक ही हाउस प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकता हूं अंडर सेक्शन 54। यहां तक बताना सारी चीजें कवर हुई और नॉट? यहां तक आ जाओ, सी और सी में सब लोग बताना। हम लोग का चल रहा था ये सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कह रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है और हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, 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 और उसके बाद उसने क्या किया, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने एक नई प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर लिया है, या फिर विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर उसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी न्यू करा लिया है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में लागत लगी है, जितनी कंस्ट्रक्शन कराने में लागत लगी है, उसके रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, उसको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन डिडक्शन जो मिलेगा वो मैक्सिमम उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, उससे ज्यादा डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये 2 साल और 3 साल वाला कैसे हम स्कीम को फॉलो करते हैं? यू हैव टू डिपॉजिट योर अमाउंट इन ए सीजीएस अकाउंट, और सीजीएस में जो डिपॉजिट करना है वो आपकी बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम क्या कर देना है, डिपॉजिट कर देना है। अब कोई स्टूडेंट जो गलतियां करता है वो गलतियां ये करता है कि जो 3 साल काउंट करता है सीजीएस का, वो यहां से कर लेता है कि किस डेट पे डिपॉजिट किया है। डेट ऑफ डिपॉजिट से नहीं काउंट करना है, डेट ऑफ ट्रांसफर से काउंट करना है कि 3 साल हमारा कहां पे आ रहा है। डिपॉजिट इज इररिलेवेंट है। डिपॉजिट अगर मान के चलो हम लास्ट डे ऑफ द फाइलिंग कर देते हैं, 31 जुलाई को भी कर देते हैं, तो भी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। बट 3 years यहां से काउंट नहीं होगा। 3 years मस्ट बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ क्या, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर। यहां तक समझ में आई चीजें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन 54B में। सेक्शन 54B, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ क्या, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड यूज फॉर क्या, अनदर एग्रीकल्चर लैंड। सेक्शन 54B मतलब क्या कह रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करके और उसके बदले में वो कोई भी लैंड को एक्वायर्ड कर लिया है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को अगर ट्रांसफर करके किसी और भी एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर्ड कर लिया है, तो जितने में उसने एक्वायर्ड किया है उसको उसके रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B का मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर ट्रांसफर करता है तो वो हमारा कैपिटल एसेट्स ही नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन ही अराइज नहीं होगा। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया जा रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करके क्या किया, उसने कोई भी लैंड को एक्वायर कर लिया, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को, चाहे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किया गया हो, चाहे रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किया गया है, तो जितने में एक्वायर किया गया उसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B में मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब ये मुद्दा आता है कि सर क्या एग्रीकल्चर लैंड को हम कब तक खरीद सकते हैं, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। वापस बताना, विद इन 2 years आ गया, विद इन 2 years, विद इन 2 years कैसे आएगा, कैसे फॉलो करेंगे, विद इन 2 years कैसे हो सकता है। 22-23 में हमने ट्रांसफर किया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को, अब 2 साल के अंदर खरीदना है, तो डिडक्शन 22-23 में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। देन यू हैव टू अगेन फॉलो द सीजीएस स्कीम। अगर हमने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेच दिया है और मुझे कब खरीदना है, बाद में खरीदना है, तो बताना कैसे हम डिडक्शन क्लेम करें। हम सीजीएस में पैसे को डिपॉजिट कर दें और फिर उसके बाद जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी दी गई है, 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। आज फटाफट कर लेते हैं। देखो, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड यूज फॉर द अनदर एग्रीकल्चर लैंड, सेक्शन 54B। बताना एसएससी कौन हो सकता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एसेट्स क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। एग्रीकल्चर लैंड, अब देखो यहाँ पे एसेट्स, कौन सी एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। सर कैसे पता चले ये एग्रीकल्चर लैंड है, उस लैंड पर
या तो एसएससी ने खुद या तो उसके पेरेंट ने उस पे क्या किया है, एग्रीकल्चर प्रोसेस किया है बिफोर ट्रांसफर। ट्रांसफर करने से 2 साल तक उसने क्या किया, कम से कम एग्रीकल्चर प्रोसेस किया गया, तो वो लैंड क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। यहां पे देखो, एग्रीकल्चर लैंड यूज बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ड्यूरिंग द 2 years बिफोर द ट्रांसफर। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड अब जो एक्वायर्ड किया जा रहा है, तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ले ले, चाहे अर्बन या फिर रूरल। नेक्स्ट बताना, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल और अर्बन एरिया कहीं पे भी एक्वायर्ड कर ले, कब तक खरीद ले, विद इन 2 years। कहां से करेंगे, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, यहां पे क्या डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। कैपिटल गेन, अच्छा कितनी अमाउंट एग्जम्पशन मिलेगा, जितना कैपिटल गेन आया, या तो न्यू एसेट्स को एक्वायर करने में लागत, या फिर नहीं खरीद पाए तो जितना डिपॉजिट किया, विच एवर इज लोअर। न्यू एसेट्स, अगर हमने जो एग्रीकल्चर लैंड नई वाली खरीदी है, मिनिमम उसको कितने साल तक होल्ड करना पड़ेगा मेरे को, 3 साल। और 3 साल तक अगर होल्ड नहीं कर पाए हैं, मैं उसको ट्रांसफर करने जा रहा हूं, तो उस केस में बताना उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन को क्या करेंगे हम लोग, कम कर देंगे, जितना हमने एग्जम्पशन क्लेम किया हुआ था। यहां तक बताना, सारी चीजें हो गई। आ जाओ, इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 54 ही है। चलो आ जाओ, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, कर लो फटाफट। मिस्टर एज ओन 5 acres एग्रीकल्चर लैंड विद इन द सिटी लिमिट्स ऑफ प्रयागराज, Mr. Asia owned 5 acres agriculture land within the city limits of Prayagraj, which he had purchased, on 1st October 2005 for rupees 5 lakhs. For rupees 5 lakhs. Full stop. On 1st October 2022, on 1st October 2022, he sold the agriculture land for 70 lakhs.
कोई दिक्कत तो नहीं है कारों में। सबका चलो देखो क्या कह रहे क्वेश्चंस। Mr. Easy owned 5 acres agricultural land within the city limits of Prayagraj, which he had purchased on 1st October 2005 for rupees 5 lakhs. On 1st October 2022, he sold the agricultural land for rupees 70 lakhs for 70 lakhs. 1st January 2023, he purchased a new agricultural land for rupees 10 lakhs. You are required to calculate capital gain for the assessment year 23 और 24. आगे करें, the new agricultural land which was purchased by Mr. Rijay on 1st January 2020 sold by him, उसको बेच दिया गया on Feb 2024 for a sum of rupees 35 lakhs. You are also required to calculate capital gain according to Mr. Rijay, accruing to Mr. Rijay for assessment year 24-25. Assuming that case 1, the new agricultural land is situated in an urban area, and case B, the new agricultural land is situated in a rural area. यहाँ तक क्लियर हुई चीजें? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बताना केस 1। अच्छा केस 1 तो बाद में कर लेंगे, 24-25 में आएगा। यहाँ आप लिखो सॉल्यूशन। बताना प्रॉपर्टी कब खरीदा था उसने? 1 अक्टूबर 2005। कॉस्ट ऑफ लैंड कितने में खरीदा गया था? 5 लाख में। कब ट्रांसफर किया? 2022। वेरी गुड, ट्रांसफर कर दिया, सोल्ड कितने रुपए में? ओ माय गॉड, बहुत कीमत है, 70 लाख रुपए। 5 लाख की चीज 70 लाख में क्या चाहिए? बेकार है सीएसीए में करना। यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2022। अब तो केवल और केवल क्या करेंगे सर, प्रॉपर्टी में ही डीलिंग करते हैं। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। बताना एक नई प्रॉपर्टी कब एक्वायर किया? फर्स्ट जनवरी या जनवरी 2023 में परचेज किया। परचेज, वेरी गुड, परचेस्ड। अब ये परचेज कहां पे किया है? परचेज ऑफ लैंड कहीं पे भी किया। कितने में परचेज किया बताना? 10 लाख। एंड व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम?
31 जुलाई 2023। अच्छा, जो नई प्रॉपर्टी खरीदा था कह रहा कि बेच दिया, कब बेच दिया इसने? फेब 2024 में, है ना, ये नीचे लाइन फेब 2024 में इस 1 जनवरी 2023 वाली प्रॉपर्टी को बेच दिया 35 लाख में। कोई बात नहीं, फरवरी में बेच दिया भाई, 14 फरवरी को कुछ रहा होगा। फेब 2024 सेल ऑफ न्यू एसेट्स कितने में? 35। फेल गुड, कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। अब अगर कैपिटल गेन कंप्यूट करो, आ जाओ, लिखेंगे सर कंप्यूटेशन ऑफ, हमने कहा कैपिटल गेन, यस कैपिटल गेन। अब बताना कैपिटल गेन जब कंप्यूट करने जाएंगे तो फिर सबसे पहले क्या आ जाएगा, बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड कितने में बेचा है सर? 70 लाख का। बताना माइनस क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नील। नेट सेल कंसिडरेशन कितना कितना है बोलो? 70 लैक्स। बताना इनमें से क्या माइनस कर देंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, कितने में खरीदा था उसने? 5 लाख में, इंटू 331 डिवाइडेड बाई, बताना 5 का कितना दिया है, चेक करो एक बार, 5 का कितना है? वन 170, तो फाइनली कितना? 117, 117 ना, कुछ नहीं, ये 5 लाख इंटू 331 डिवाइड बाई 117, ये हो गया 14 लाख 14,530 रुपए। माइनस कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, कितना आ गया पता है आपको? हाँ सर, 55 लैक्स 85,000 और 470। यस, यहां तक क्लियर हो चीजें? अब ये कंप्यूटेशन कब हुआ है बताना हमें? 22 और 23 में। अब सुनो, क्या चीज बेचा है? एग्रीकल्चर लैंड। कहां पे एग्रीकल्चर लैंड? अर्बन एरिया का। अगर ये अर्बन की जगह रूरल एरिया होता तो हमारा कैपिटल गेन 0 हो जाता। अब ये बताना, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इसको एग्जम्पशन लेना है तो क्या करें हम? जिस डेट पर ट्रांसफर किया, व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर? 1 अक्टूबर। इस डेट से लेकर 2 साल, 2 साल कहां पे एक्सपायर होगा बताना? 22 से कहां पे एक्सपायर होगा? अगर हम बात करें तो एक्सपायर होगा, लास्ट डेट सर 30 सितंबर 2024। यहां पे वो परचेस कर ले, क्या परचेस कर ले? परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर ले। अब ध्यान से सुनना, अगर ये परचेस नहीं कर पाता है कोई बात ही नहीं, डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अब ये बताना, परचेस कर रहे 30 सितंबर 2022 इज द लास्ट डेट। अब बताना रिटर्न फाइलिंग करना है, रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या थी मेरे पास? 31 जुलाई। अब देखो, अब हमें ध्यान से सुनो, 31 जुलाई 2023 तक इसने खरीद लिया, और अगर नहीं खरीदा, कह रहा कि बाद में खरीदूंगा, तो क्या करे? दूसरा ऑप्शन क्या है? सीजीएस में जमा कर दे भाई, सीजीएस में जमा कर दो तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या 31 जुलाई 2023 से पहले उसने खरीदा है कि सीजीएस में पैसा जमा किया है? खरीद लिया, वेरी गुड। खरीद लिया तो बताना क्या डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, डिडक्शन मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या बी, 54 बी। कितने अमाउंट मिल जाएगा? जितना भी खरीदा हुआ है, कॉस्ट कितनी कॉस्ट है? 10 लाख का, और कितना था कैपिटल गेन मेरे पास? 55, तो माइनस कर दिया। अब हमारे पास 45, 85, 470 दैट विल बी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और नॉट। यहां तक क्लियर? अब सुनो, ये जो प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है ना, इस प्रॉपर्टी को मिनिमम कितने साल तक होल्ड करना पड़ेगा? 3 साल। 3 साल तक अगर ये होल्ड करता है तो कुछ नहीं होगा, अगर होल्ड नहीं करता है तो बताना क्या किया जाएगा? सर जहां पे भी आपका ये ट्रांसफर करेगा वहां पे क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये बताना बच्चा में,
सारी चीजें समझो। व्हाट विल बी द लास्ट डेट या व्हाट विल बी द मैक्सिमम मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच एसेट्स? व्हाट विल बी द जनवरी 23 है, तो बताना। 31 दिसंबर 2025, यहां तक मिनिमम प्रॉपर्टी को क्या करना है, उसको होल्ड करना है, मस्ट बी होल्ड। यहां तक समझ में आई चीजें? देखो कुछ नहीं, पूरी पूरी कहानी इसी में खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा चक्कर डेट का आएगा। अब बताए जनवरी 23 से 31 दिसंबर 2025 तक क्या होना चाहिए आपका, मस्ट बी होल्ड। अगर 31 दिसंबर 2025 तक होल्ड कर ले गया, कौन सी लैंड, जो नई वाली खरीदी है, नो कैपिटल गेन। अगर इसने ट्रांसफर कर दिया विद इन 31 दिसंबर 2025, तो बताना उस पर भी टैक्सेबल तो होगा ही होगा। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन 10 लाख नहीं ली जाएगी, कितनी ली जाएगी अभी देख लेंगे। यहां तक समझ में आया चीज? अच्छा ये बताना, अगर हमने लैंड लैंड यहां पे नहीं खरीदा होता, तो क्या बताना, डिडक्शन क्लेम करने के लिए क्या करना चाहिए, सीजीएस में पैसा। कब तक सीजीएस में पैसा जमा कर दे, 31 जुलाई 2023 तक, रिटर्न फाइलिंग करने से पहले पहले। अच्छा मैंने कर दिया, तो बताना व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजिंग द बैलेंस ऑफ द सीजीएस अकाउंट, 3 साल या 2 साल? 3 साल की 2 साल, लॉ बनाने की कोशिश करो। एचपी में 2 साल और 3 साल था वहां पे खरीदने और बनाने में, तो सीजीएस किस पे चला गया था, 3 साल पे। यहां पे मैक्सिमम कितनी टाइम लिमिट दी खरीदने के लिए, 2 साल। तो सीजीएस का भी पैसा कितने साल तक यूटिलाइज होना चाहिए आपका, मैक्सिमम 2 साल तक यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर 2 साल तक यूटिलाइज नहीं हुआ तो हमारा क्या मान लिया जाएगा, अनयूटिलाइज, और फिर से वापस क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल। अच्छा ये 2 साल कहां से काउंट करेंगे हम लोग, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट। ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स क्या है, ये है। अब अगर मुझे काउंट करना है, बताना कहां से कहां तक काउंट करेंगे, बोलिए। व्हाट विल बी द लास्ट डेट, व्हाट विल बी द लास्ट डेट, व्हाट विल बी द लास्ट डेट फॉर यूटिलाइजिंग द सीजीएस? 1 अक्टूबर 2022 है, यही तो है लास्ट डेट, यही है लास्ट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्या, सीजीएस, इफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन क्या, सीजीएस। समझ में चीजें, सारी चीजें आ गया है। अब यहां बताना, इसने कब बेच दिया इस नई वाली प्रॉपर्टी को, कब बेचा है, कब बेच दिया, फरवरी 24 में। कब एक्वायर्ड किया था, जनवरी 2023 में। क्या 3 साल तक इसने होल्ड किया, नहीं। तो नाउ दैट विल बी द टैक्सेबल और नॉट, यस। किस ईयर में, फरवरी 24 है, तो प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा हमारा, 23-24। बताना, कैपिटल गेन 23 और 24, कैपिटल गेन 23 और 24, 23 से 24। बताना डेट ऑफ ट्रांसफर क्या दिया है, फेब 24। डेट ऑफ एक्वाइजेशन बताना क्या है, जैन 23। बताना पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, लेस देन 2 years या मोर देन 2 years, लेस देन 2 years। बताना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। कैसे करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बेचा, 35 लाख में। अब बताना इसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या लेंगे, जितनी इसकी कॉस्ट थी, कितनी कॉस्ट थी इसकी, 10 लाख। इस 10 लाख में मजे कितने ले चुका है, ये देखो पूरा का पूरा 10 लाख, भाई माइनस कर दो। एंड नाउ द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितनी, नील। अब इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गई कितनी, 35 lakhs। नोट कर लो, फटाफट नोट करो।
पूरे इनकम टैक्स का सबसे लॉजिकल एंड टफेस्ट कैपिटल गेन। बताना ऑनलाइन। अंजलि, अंजलि खेजर, शिवम, गीतांजलि, वर्तिका, यहां तक क्लियर हुआ चीज है? ओके। क्यों अंजलि? जिनकी आवाज नहीं आ रही उसको क्लियर नहीं है? हल्की आवाज है तो हल्का क्लियर है। क्यों अंजलि? क्या चीज देवी? आवाज आ नहीं रही आपकी। फर्स्ट क्या आ रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट के समझ में आ रहा है। चलो हाँ वर्तिका बताना, यहाँ तक क्लियर हुआ देवी? क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे। अरे हो जाएगा देवी, पहले से क्यों सरेंडर कर देते हैं सर? ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे खत्म होगा। चलो मिश्रा जी जवाब दीजिए, अंजलि मिश्रा। चलिए देवी जी, यहां पे कह रहे केस दो है, केस नंबर ए और केस नंबर 2। ध्यान से सुनना। पहला केस कह रहे कि जो न्यू प्रॉपर्टी है, किया नहीं किया कंप्लीट? कर लो पहले, कर लो पहले। चलो अंजलि आप भी कर लो फिर जवाब देना भी। क्वेश्चन वोश्चन हो रहे हैं इस मंथ? प्रैक्टिस मैनुअल का किया? कोई डाउट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जाके करना है, अभी मैं कराता हूं आप। दो तीन दिन डिले हो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन जरूर करना है और ऐसा पढ़ना है कि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े कैपिटल के। नहीं इतनी चीजें हैं तो क्या रिवाइज करोगे आप, इसी में पागल हो जाओगे। क्लियर? और किसी को गाली नहीं देना, अगर पागल है तो गाली नहीं देना। यू आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 80U, बस हो गया खत्म। क्लियर? उस सामने वाले को बोलो यू आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 80U। अब बताओ 80U कौन क्लेम कर सकता है? डिसेबल पर्सन। गाली तो दे ही दिया ना, खत्म हो गया। चलो आ जाओ। बस टैक्स में उसको बोलो यू आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 80U डिडक्शन। पागल है। चलो अब यहाँ पे हो गया केस नंबर ए, केस नंबर बी। यहाँ पे देखो क्या करे कि जो नई वाली प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, इफ न्यू प्रॉपर्टी इज अर्बन, is located इन अर्बन एरिया, तो बताना 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 बच्चा, ये एग्रीकल्चर लैंड क्या है? ये एग्रीकल्चर लैंड क्या है? एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स है, और कैपिटल एसेट्स है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू हाउ मच? 35 lakhs। ओ सर, और दूसरा केस कह रहा है यदि न्यू प्रॉपर्टी, इफ न्यू प्रॉपर्टी is located in रूरल एरिया। अगर ये रूरल एरिया में है तो क्या करेंगे बताना? तो एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? 0। अगर ये आपकी जो लैंड है, ये लैंड जो है हमारा अगर अर्बन एरिया में है तो कैपिटल एसेट है ना, और कैपिटल एसेट से तो ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, और अगर ये रूरल एरिया में तो हमारा फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट्स। या जो इसको बना लो तुम।
चलो यहाँ पे एक और सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से सुनो। ए सर सुनो ना, सुनो मैंने कहा क्या, सुनो। सर आपने बताया, क्या बताया कि सर अगर मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करके फिर एचपी को एक्वायर कर दिया, तो मेरे को एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कौन सा, 54 मिल जाएगा। अब बताना, अगर सर मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है और वो भी कहां पे है सर, अर्बन एरिया में है, इसको हमने ट्रांसफर करके एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, कहीं पे भी खरीद लिया, 54B का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। लेकिन ऐसा करने वाला बंदा कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ। ऐसा करने वाला बंदा कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ। और जो ये कर रहे हो जिस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, और ये जो ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, दोनों हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अच्छा, जो आपने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया हुआ है, वो आपकी दो चीजें हो सकती है, या तो एक्वायर्ड या तो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन। एक्वायर्ड आपका 2 साल में, कंस्ट्रक्शन कितने साल में, 3 साल में। ये 2 साल और 3 साल वाली लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होगा, किसके साथ एप्लीकेबल होगा, सीजीएस के साथ। और सीजीएस में पैसा मैक्सिमम कितने साल तक यूटिलाइज होना चाहिए, 3 साल। और ये 3 साल कहां से काउंट करेंगे सर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां तक क्लियर। और 3 साल के अंदर हमने यूटिलाइज कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर अनयूटिलाइज है तो 3 साल के बाद टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर सर मिक्स यूटिलाइजेशन किया विद इन 3 ईयर्स तो भी हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उतना टैक्सेबल होगा जितना हमें हुआ था, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिला था, चाहे वो प्रोपोर्शनेट हो, चाहे वो क्या हो जाए, 100% हो जाए। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर लैंड की, तो ट्रांसफर लॉन्ग टर्म हो चाहे क्या हो, हमारा शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो चाहे क्या हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हो चाहे वो क्या हो, शॉर्ट टर्म हो। और जो खरीदा है आपने, क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर। और ये कब तक खरीद लेना चाहिए आपको, 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर क्या करना है आपको, एक्वायर्ड कर लेना पड़ेगा। 2 साल कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और ऐसा करने के लिए यू हैव टू अप्लाई सीजीएस। सीजीएस कितने साल तक यूज कर लेना है, 2 साल। और 2 साल कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां तक क्लियर हुई चीज। अब सुनो सर, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमने तो कोई बात, हमने कहा क्या है सर, सोना है, ज्वेलरी है। हमने कहा और क्या है सर, सिक्योरिटीज है। ओ, हमने कहा और क्या है सर, अदर्स है। और क्या, ध्यान सुनो, ज्वेलरी, सिक्योरिटीज और अदर्स है। अगर मैं ज्वेलरी, सिक्योरिटीज को हमने क्या किया, बोलो, ट्रांसफर कर दिया। और अगर ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ये कौन सा एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। और इसके बदले में हमने क्या एक्वायर्ड कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि हमारे पास रहने का मकान नहीं था, हमने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर लिया है, तो हमें डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 54F में, 54F में। और ऐसा करने वाला इंडिविजुअल हो या फिर कौन हो सकता है, हमारा एचयूएफ हो सकता है। अब ये बताना 54 और 54F में क्या डिफरेंस है। 54 कह रहे कि हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर, एंड 54F कह रहे कि कोई भी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो बताना आप उसके बदले में क्या परचेस करने जा रहे हो, एचपी। तो यू आर एलिजिबल फॉर द क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। सर ए सर हमने कब बोलो, सर अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा तो या तो मैं क्या करूंगा, बोलो ना, एक्वाइजेशन करूंगा, या तो क्या करूंगा, बोलो, कंस्ट्रक्शन। अगर एक्वाइजेशन करते हो तो 2 इयर्स, और कंस्ट्रक्शन करते हो तो कितने साल, 3 साल। और आपका ये 2 साल 3 साल कैसे फॉलो किया जाएगा, कैसे फॉलो किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ क्या, सीजीएस। किसके अकाउंट के थ्रू हो जाएगा, सीजीएस। तो सीजीएस की भी लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए, बताना, 3 इयर्स, 3 साल होनी चाहिए। यहां तक क्लियर। अब ये 2 साल 3 साल 3 साल कहां से काउंट करेंगे, बताना, फ्रॉम द डेट ऑफ से काउंट करेंगे। अच्छा, ट्रांसफर होने वाली चीज क्या हो सकती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। सर हमने एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर किया, कर दो भाई, और हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, क्या एग्जम्पशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये बताओ, अब खुद बताओ, लैंड है मेरे पास,
और लैंड को बेचकर हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, इनकम टैक्स का इधर आ। बेवकूफ है क्या तू? लैंड पे बेचने की क्या जरूरत है तेरे को? तो बिल्डिंग क्यों नहीं बनवा लिया? अरे बोलो ना, बिल्डिंग क्यों नहीं? तो यहाँ पे लैंड वाली चीजें नहीं आएगी। अभी हम लोग अभी कवर करेंगे ज्वेलरी, सिक्योरिटीज या फिर क्या होनी चाहिए हमारी अदर एसेट्स। लेकिन वो किस नेचर का होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का होना चाहिए। ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर करके क्या खरीदा गया है? हाउस प्रॉपर्टी खरीदा गया है। और वो कब खरीदा गया है? 2 साल और 3 साल कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये 2 साल 3 साल कहां से फॉलो किया जाएगा? सीजीएस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके फॉलो किया जाएगा। सीजीएस की भी लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी क्या हो जाएगी? 3 साल हो जाएगी। 3 साल कहां से काउंट किया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर ऐसा आपने किया तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 54 इफ का मिल जाए। यहां तक क्लियर हो चीजें? कितना आसान है? कुछ है? कुछ भी नहीं। स्टार्ट करें? यस करो ना सर, करो, अच्छा लगता है सर, करो। आ जाओ 54F पेज नंबर 166। चलो आ जाओ, पढ़ लो, खत्म हो गया। बताना एसीसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ। नेचर ऑफ एसेट्स क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। एसेट ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट्स नॉट बीइंग क्या? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। New asset to be purchased or construction, one residential house in India, building a land apportionment thereto। मतलब हाउस आपका कहां पे होना चाहिए? इंडिया में खरीदना है भाई, इंडिया में खरीदना है। क्लियर? आगे टाइम लिमिट ऑफ परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ क्या? ट्रांसफर। एंड अगर कंस्ट्रक्शन है तो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, डिपॉजिट स्कीम आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, आंख बंद करके इसका जवाब देना। डिपॉजिट स्कीम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम कितने साल के अंदर खरीद सकते हैं? 2 साल। कितने साल के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं? 3 साल। तो ये 2 साल 3 साल कैसे फॉलो किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ सीजीएस, विद द हेल्प ऑफ सीजीएस। तो डिपॉजिट स्कीम भी हमारा एप्लीकेबल होगा। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना होगा? थोड़ा सा टेढ़ा है मगर मेरा है। कैसे करेंगे देखते हैं। आगे क्या करें? देखो, छोड़ दो इसको, छोड़। अब जो नई हाउस प्रॉपर्टी हमने खरीदा है, जो नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, इसको मिनिमम कितने साल तक होल्ड करके रखना है आपको? 3 साल तक होल्ड करके रखना है। अगर 3 साल तक होल्ड नहीं किया है तो बताना क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई चीजें? लास्ट पॉइंट पढ़ लो। करेगी ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट्स, न्यू एसेट ट्रांसफर विद इन क्या? 3 years from the date of purchase or construction, then exempt capital gain taxable in the previous year of transfer of the new assets long term capital gain। मतलब उस प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया? इसको ट्रांसफर कर दिया विद इन 3 years। यहां तक क्लियर हुई चीजें? आ जाओ, कितना आसान है। सबसे आसान हमारा क्या होता है? कैपिटल गेन। आ जाओ वापस यहां पे, सुनो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सर सुनो, अगर हमने कोई भी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया, वो एसेट्स क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ट्रांसफर करने के बाद हमने क्या परचेस किया? हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर लिया है। कब परचेस किया है सर? विद इन 2 years अगर परचेस किया और कंस्ट्रक्शन कराना है तो कितने साल के अंदर कराना है आपको? 3 years के अंदर। आपका 2 साल 3 साल आपको फॉलो कैसे किया जाएगा? फॉलोड बाय क्या किया जाएगा? बाय सीजीएस। सीजीएस में पैसा डिपॉजिट कर दिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 54F में। लेकिन कितना अमाउंट मिलेगा? अब ध्यान सुनो, जो हमें सर डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन प्रोपोर्शनेट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन आपको मिलेगा। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का मतलब क्या? प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा जितना आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और जितना कैपिटल गेन आया है और जितना आपका नेट सेल कंसीडरेशन आया है, इनके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आया है डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? नेट सेल कंसीडरेशन हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा बताना? जितना हमने कॉस्ट ऑफ क्या किया है? न्यू एसेट्स किया है। सर ऐसा क्यों लॉ बनाया गया है? ये प्रॉपर्टी का पैसा नहीं, ये किसका पैसा? एसेट्स का पैसा। अगर ये लॉ नहीं बनेगा, देखो डिडक्शन हम केवल किसके रिस्पेक्ट में देना चाहते हैं? उसके रिस्पेक्ट में देना चाहते हैं जितना हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बात खत्म। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको घर दिलाना।
मेरा मेन ऑब्जेक्टिव हाउस प्रॉपर्टी दिलाना, और हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन दे रहा हूं, क्या बेचा है उसके रिस्पेक्ट में नहीं दे रहा हूं मैं, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्वायरिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब ये बताओ, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाया 10 लाख रुपए, क्या चीज बेचा होगा? हाउस प्रॉपर्टी बेचा, कुछ और बेचा हमने, कुछ और बेचा, कुछ और बेचा, ज्वेलरी बेचा 50 लाख का, हमने माइनस कर दिया 5 लाख रुपए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो नेट सेल कंसिडरेशन, मेरे हाथ में ज्वेलरी को बेचने से कितना पैसा पड़ा हुआ है मेरे हाथ में? 45 लाख। और इनमें से जब कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन को माइनस किया तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 10 लाख। अब इसी गेन के रिस्पेक्ट में आपको देना, अब ये तो 10 लाख में एग्जाम करने वाला हूं, ज्वेलरी बेचने के रिस्पेक्ट में करने वाला हूं कि इसके रिस्पेक्ट में एचपी खरीदने के दूंगा मैं? एचपी जो खरीदने जा रहा हूं भाई। अब 45 लाख हाथ में पड़ा हुआ है और हमने इन्वेस्टमेंट किया केवल 30 लाख, तो बताना क्या एग्जाम्पशन 10 लाख पूरा ले लूं मैं? नहीं भाई, 45 में से कितना आपने एचपी में डिपॉजिट किया है? 30 लाख तो किया है, और जबकि ये कितने अमाउंट पे आपने कमाया है? 45 पे। तो डिवाइड बाई 45 इंटू क्या कर दो 30, और जो आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा? एग्जाम्पशन। समझ में आई चीज? ए सर सुनो, हमने क्या ये बताना, ये समझ में आएगी? सर हम पूरा 45 जमा कर दे, 45 से पूरी पूरी नहीं है सर, कोई बात नहीं है, पूरा एग्जाम्पशन 45 आया था इंटू 45 पूरा एग्जाम्पशन। मतलब मेरा इंटेंशन है कि आप सारी अमाउंट को कहां पे इन्वेस्टमेंट करो? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कर दो तो मैं आपको पूरा का पूरा रिडक्शन दे दूं। सर ए सर सुनो, 45 हाथ में पड़ा हुआ है, मैंने 50 की प्रॉपर्टी खरीद लिया, घर से और पैसा पड़ा हुआ था 5 लाख, मिलाया और 50 में खरीद लिया, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताना 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा कम होगा? डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 45, नॉमिनेटर कितना हो रहा है? 50, तो अल्टीमेट 10 से क्या हो जाएगा? ज्यादा, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 10 लाख ही मिल जाएगा। मतलब द इंटेंशन ऑफ द लॉ इज नॉट टू सेल द ज्वेलरी, इंटेंशन इज टू व्हाट? Intention of the law to acquire the house property against sale of any property other than house property. And जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतने इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में मैं आपको डिडक्शन देने के लिए तैयार हूं। एंड द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द एग्जम्पशन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय क्या कर दे हम लोग? नेट सेल कंसिडरेशन इनटू जितना पैसा लगाया कहां पे? हाउस प्रॉपर्टी में। यहां तक समझ में आई चीजें? अब फॉर्मूला देख लो, अब देख लो फॉर्मूला, कैपिटल गेन डिवाइड बाय क्या? नेट सेल कंसिडरेशन इनटू क्या? कॉस्ट ऑफ न्यू इयर्स। मतलब फॉर्मूला रट्टा ही नहीं मानना है। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट? माय इंटेंशन इज टू गिव द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, नॉट सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर एसेट्स। हाँ, उसको बेचने से कितना पैसा लगाया? 100% लगा दिया, ठीक है, आई एम रेडी टू वॉट? Give the 100% exemption, but using this formula. और अगर आपने 100% से कम लगाया तो you are eligible for less 100%. समझ में आई चीजें? क्लियर हुई चीजें? बताना बच्चों लोग, यहां पे बताना, बोलो बोलो बोलो, यहां तक समझ में आए कि नहीं? तो बताओ ना, बोलो ऑनलाइन वाले बताओ, बताओ बताओ, लो बनाओ बनाओ बनाओ, सब लोग बोलो। अगर हमने कोई एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, उसके बदले में हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया है, तो 54 में मेरे को क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर? और जो एग्जम्पशन मिलेगा वो क्यों मिलेगा? हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में या फिर कंस्ट्रक्शन कराने में, लेकिन ये फॉलोड बाय क्या हो जाना चाहिए? सीजीएस होना चाहिए, और विद इन क्या होना चाहिए? 3 इयर्स, या फिर 3 इयर्स हमारा क्या होना चाहिए? यूटिलाइज हो जाना चाहिए। और किस पर्पज से? या तो एक्वाइजेशन या तो कंस्ट्रक्शन। एंड 2 इयर्स और 3 इयर्स कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, देन यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द क्लेम अंडर सेक्शन 54F इन प्रोपोर्शनेट। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द क्लेम शुड बी द कैपिटल गेन डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग? नेट सेल कंसिडरेशन इनटू क्या कर देंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स। एंड दैट इज द एग्जम्प्टेड अमाउंट। यहां तक क्लियर हुई चीजें? आजो
चलो आ जाओ, एक एग्जांपल नोट करो 54F का। जहां पे डाउट होगा बच्चा लोग बताएंगे। 1 अप्रैल 2001 को हमने ज्वेलरी परचेस किया था 10 लाख का। ज्वेलरी परचेस किया था 10 लाख का। हमने ज्वेलरी परचेस किया था 10 लाख का, और 31 अगस्त 2022 को हमने ज्वेलरी को सोल्ड कर दिया फॉर रुपीज 50 lakhs एंड इनकर्ड ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज भी पेमेंट किया एट द रेट 5%। And what is the last date of return filing of income? 31st July 2023. Last date of return of income. और हमने क्या किया, एक एसेट्स, एक बिल्डिंग परचेस कर लिया 1 जनवरी 2023 को। प्रॉपर्टी बिल्डिंग कितने में परचेस कर लिया? 40 lakhs में। 40 lakhs में। यहाँ तक क्लियर? 40 lakhs में बिल्डिंग परचेस कर लिया। अब इस बिल्डिंग को हमने सेल भी कर दिया, इस नई वाली बिल्डिंग को ट्रांसफर किया 31 जुलाई 2024। ट्रांसफर ऑफ न्यू बिल्डिंग रुपीज 75 lakhs। कंप्यूट कैपिटल गेन। कंप्यूट कैपिटल। चलो अब बताना क्या बेचा हमने? ज्वेलरी अदर देन एचपी या फिर एचपी? अदर देन एचपी बेचा है। क्या खरीदा हमने? एचपी खरीदा है। कब खरीदा है? बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। कब तक खरीद सकते हैं? विद इन 2 years। और कब तक कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं? विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्या? ट्रांसफर। अब सुनो, यहीं से काउंट कर लो। बेचा कौन? ज्वेलरी बेचा है ना। What is the last date for acquiring the new house property? क्या होगा बताना? 30th अगस्त 2020। बताना व्हाट इज द लास्ट डेट? 30th अगस्त 2024। इस डेट तक क्या होना चाहिए? परचेज ऑफ क्या? एचपी। इस डेट पे खरीद लेना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन कराने तो बताना व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंस्ट्रक्शन द हाउस प्रॉपर्टी?
बताना व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंस्ट्रक्शन द हाउस प्रॉपर्टी। क्या होना चाहिए 30 अगस्त 2025। कंस्ट्रक्शन देखो पूरी लॉ ही मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एचपी। अब ये आप ये बताओ ये वाली चीजें कैसे पूरी होगी, ये कैसे कंडीशन पूरी होगी। अगर मैं यहां पे खरीदना चाहता हूं तो बताना यहां से यहां तक डिडक्शन मेरे को क्लेम करना है तो कैसे कर पाएंगे। अच्छा डिडक्शन जो आपको क्लेम करना है बताओ कब तक क्लेम कर लेना है, रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले तक। अब बताना मुझे अगर मैं यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे खरीदता हूं तो कैसे प्रॉपर्टी खरीदोगे, सीजीएस के थ्रू। मैं यहां से यहां तक के बीच में क्या करना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो किसके थ्रू कराओगे, सीजीएस के थ्रू। समझ में चीजें। अच्छा अगर मेरे पास सीजीएस हो भी जाता तो व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएस, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएस, यही तो होता 3 साल। सारी चीजें आ रही समझ में। अब देखो ये पूरी की पूरी कहानी बन गई, पूरी कंडीशन इसके अंदर आ गई, सारी कंडीशंस। अब बताना हमने प्रॉपर्टी कब खरीदा है, रिटर्न फाइलिंग के डेट से पहले। तो अब यहाँ पे ये वाली डेट तो कोई मतलब रहा ही नहीं। कंप्यूटेशन कर लो बताना कैपिटल गेन कब का, 22 और 23 का, 22-23। बताना क्या हो जाएगा मेरे लिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, कितने में ज्वेलरी बेचा हमने 50 लाख, माइनस क्या कर दे बताना एक्सपेंसेस ऑन क्या ट्रांसफर कितना 5%, 2,50,000, माइनस किया नेट सेल कंसिडरेशन 47,50,000। बताना इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन और नॉट, यस। बताना कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन 10 लाख, 331 डिवाइड बाई 100 कितनी वैल्यू 33 लैक्स 10,000, माइनस कर दिया भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 14 लैक्स 40,000। अब बताना मेरे को क्लेम करना है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिल जाएगा, अप्लाई करो 54 मिलेगा, 54 मिलेगा नहीं, क्यों, प्रॉपर्टी तो खरीदा लेकिन बेचा नहीं है। 54 बी मिलेगा नहीं, क्यों, न तो लैंड खरीदा न तो लैंड बेचा है। बेचा क्या है ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी है क्या एचपी है क्या, नहीं, खरीदा क्या है एचपी, तो इसका मतलब क्या मिलेगा 54 है। कितना मिलेगा, कितना हाथ में कितने रुपए आया था 47,50,000 और कैपिटल गेन कितना आ रहा था 14,40,000। कितना इन्वेस्टमेंट किया है पूरा, नहीं सर कितना 40 लाख। एग्जम्पशन कितना आ गया, ₹12,12,632 यही आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 227,368, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 227,368। बताइए यहां तक क्लियर हुई चीज, बोलो। अब हमने 23-24 31 जुलाई 2024 को हमने नई खरीदी की प्रॉपर्टी को बेच दिया कि नहीं बेच दिया, यस। सुन कैपिटल गेन
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचा? 75 लाख में। लिखना नहीं किसी को। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है नहीं, तो बताना हमारे पास नेट सेल कंसिडरेशन कितना? 75 लाख। क्या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन होगा कि नहीं होगा? नो। द प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड ऑन 1st Jan 2023, the properties sold on 31st July 2024 is less than 2 years or not? This property is not a long term, this property is a short term. Short term capital assets. Now you have to deduct cost of acquisition, and what will be the cost of acquisition? The cost of acquisition is 40 lakhs माइनस क्या हम ये एग्जम्पशन कर दे? नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट? लॉन्ग टर्म। अब यहां पे तो सर हम वहां पे 54 में तो माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां पे माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। जो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है उसको सीधा सीधा क्या कर दो आप? माइनस कर दो। एंड योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी आ गई बोलो? 35 लैक्स। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर वो चीज है। और अगर इस प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो एग्जम्पशन आपने क्लेम किया था वो एग्जम्पशन आपको विड्रॉ हो जाएगा और उस ईयर में क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसी ईयर में हमारा क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आएगा 12,12,632। किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद इन क्या? 3 इयर्स। विद इन 3 इयर्स। ये बना लो। यहां तक बताना समझ में चीजें? यहां तक किसी को डाउट है? चलो सुनो सुनो बच्चे, यहां तक बताना। ऑनलाइन वाले बताओ, किसी को डाउट है? नहीं। अब हमें जवाब दो। सुनो, हमने क्या किया? एक हाउस प्रॉपर्टी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल थी, हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद क्या किया? एचपी दूसरी खरीद ली। बताना एग्जम्पशन कौन सा मिलेगा? 54 मिल जाएगा। हमारे पास क्या था? एग्रीकल्चर लैंड था, वे एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता। अदर एसेट्स थी, अदर एसेट्स का मतलब क्या? अदर देन एचपी थी, लॉन्ग टर्म थी, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया और क्या परचेस किया? एचपी। तो बताना 54 क्या मिल जाएगा? एप का। क्लियर हुई चीजें? अब बताना अगर ये विद इन 3 इयर्स, ये भी विद इन 3 इयर्स ट्रांसफर किया जाता है तो बताना क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर ये विद इन 3 इयर्स ट्रांसफर किया जा रहा है तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस क्या कर देंगे? एग्जम्प्टेड वैल्यू।
लेकिन अगर ये भी दिन दे ये ट्रांसफर किया जा रहा है तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। लेकिन अलग से एग्जम्प्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें, एंड बाकी चीजें हमारा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब सुनो दूसरी कहानी, हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। अब बताना एग्रीकल्चर लैंड रूरल और क्या हो सकता है, अर्बन। बताना अगर रूरल है तो नो कैपिटल गेन, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है या फिर क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, इसको ट्रांसफर कर दिया और कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को हमने एक्वायर्ड कर लिया तो बताना 54B में क्या मिल जाएगा मेरे को, डिडक्शन मिल जाएगा। अब ध्यान से सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म हो, अगर इसको ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर किया गया ड्यू टू कंपल्सरी एक्वाइजिशन, ड्यू टू कंपल्सरी एक्वाइजिशन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर्स। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका अर्बन एरिया का है और ये क्यों आपका ट्रांसफर हुआ, ड्यू टू कंपल्सरी एक्वाइजिशन बाय द गवर्नमेंट, तो इस केस में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा वो टोटली 1037 में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। 1037 में क्या हो जाएगा हमारा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अदर केस है तो ही हमारा क्या होगा, दैट विल बी द टैक्सेबल होगा। समझ में आई चीजें, यहां तक क्लियर हुई चीजें। मतलब अगर हमने एग्रीकल्चर लैंड अर्बन नेचर का है, वो चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, उसको ट्रांसफर किया, क्यों ट्रांसफर बना, what is the reason for becoming the transfer, the reason is nothing, it is the compulsory acquisition by the government। तो उस केस में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा वो सेक्शन 1037 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब बताना अदर्स वाला है तो अदर्स क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तब अदर्स जो टैक्सेबल होगा उसके एवज में अगर हमने कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है तब 54B हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एग्जम्पशन क्लेम हो जाएगा। समझ में ये चीजें। अब देखो सुनो, अब इसका एक मैं प्रॉपर चार्ट बना रहा हूं, एंड नाउ कंसिडरिंग द चार्ट। सुनो, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, बताना एग्रीकल्चर लैंड को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड कौन सा, रूरल। बताना रूरल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर किया है, बोलो क्या होगा हमारा, कैपिटल गेन या नो कैपिटल गेन। क्यों क्यों कैपिटल गेन नहीं है, बिकॉज ड्यू टू नॉट कैपिटल एसेट्स। बताना अगर हमारा क्या है, बोलो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो बताना ट्रांसफर है कि नहीं है, यस, बट ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू कंपल्सरी एक्वाइजिशन। तो बताना क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अंडर सेक्शन 10 क्या रहेगा, 37 में एग्जाम, जितना भी आएगा कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन किया कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड अदर्स है तो बताना क्या हो जाएगा, बोलो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा अगर मान के चलो हमने एक्वायर्ड किया है, क्या एक्वायर्ड किया, न्यू एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो अर्बन में किया हो चाहे कहां पे किया हो, तो बताना क्या करेंगे, एग्जम्पशन क्लेम करेंगे किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 54B में करेंगे। क्लियर वो चीजें। अच्छा ये एक्वाइजिशन कब करना है आपको, विद इन 2 इयर्स। यहां तक समझ में चीजें, कुछ नहीं, सबसे आसान है। अभी चार्ट बनाना है, पेज नंबर पे आ जाओ, पेज नंबर। पेज नंबर 150 पे आएंगे, पेज नंबर 150।
पेज नंबर 150। एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन रिलेटेड टू क्या, कंपल्सरी एक्वाइजेशन। अब यहां पे देखो, एग्जम्पशन इन केस ऑफ क्या, सर्टेन कंपल्सरी एक्वाइजेशन, सेक्शन 1037। एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ नहीं होगा भाई, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ACC has transferred urban क्या, agricultural land being a what, capital assets. Such land was used for agriculture purpose by HUF or individual or his parent during the period of 2 years immediately preceding the date of transfer. Such land is transferred by way of क्या, compulsory acquisition under any law or for a consideration to be determined or approved by the central government or by the RBI. The compensation or consideration for such transfer is received by such SCC on or after 1st April 2004. Income on such transfer shall be क्या, exempt हो जाएगा, shall be क्या हो जाएगा हमारा, exempt हो जाएगा, shall be exempted एंड 1037A आपको नहीं करना है, ये लैंड पुलिंग स्कीम है जो आपके लिए नहीं है। लैंड पुलिंग स्कीम ये हमारा जो है ना एक एरिया में चल रहा था, एरिया कौन सा था हमारा, आंध्र प्रदेश में लैंड पुलिंग स्कीम थी। उस लैंड पुलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपका एक ट्रांसफर किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये 1037 पे फोकस नहीं करना है, केवल कहां पे याद करना है आपको, 1037 पे। अगर मान के चलो कोई एग्रीकल्चर लैंड है और अगर वो रूरल है तो वो तो वैसे ही नॉट कैपिटल गेन है ड्यू टू व्हाट, नॉट कैपिटल एसेट्स। और अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है देन दैट विल बी व्हाट, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट है तो उस केस में वो 1037 में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर अगर एग्रीकल्चर लैंड जो टैक्सेबल वाला है वो हमने बेच करके क्या किया, किसी नए एग्रीकल्चर को खरीदा, तो वापस से मुझे 54B का क्या मिल जाएगा, एक डिडक्शन भी मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ चीजें। आज वापस बच्चा लो, ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा का सारा चीजें कवर हो गया। बताओ ना, 54 हो गया, 54B हो गया, और हम लोग ने कवर क्या कर लिया, 54F कवर कर लिया, 54F कवर कर लिया है। अब यहां पे आ जाओ, सुनो सेक्शन 54F, एडिशनल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग क्या, एग्जम्पशंस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ LTCA ACC should not own more than one residential house on the date of transfer, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अब सुनो यहां पे ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, हमने ज्वेलरी बेचा, बोलो ज्वेलरी हमने ट्रांसफर किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स था, और मेरे पास एक और हाउस प्रॉपर्टी पहले से पड़ा हुआ था, हमने एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, बताना एग्जम्पशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। वो कह रहा है कि जब आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं जब आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं अदर एसेट्स, तो उस समय एक से ज्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको 54 में F में नहीं मिलेगा। लेकिन एक है, एक प्रॉपर्टी है या एक भी प्रॉपर्टी नहीं है और ज्वेलरी बेचा आपने और एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, तो हमें एग्जम्पशन 54 का F का मिल जाएगा। तो ये लाइन क्या करे, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ LTCA ACC should not own more than one residential house property। अब सुनो कहानी, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो बच्चे, ध्यान सुनो। हमने 1 अप्रैल 2001 को ज्वेलरी खरीदा था 10 लाख का, और मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी था जो कितने खरीदा था, 10 लाख का। ध्यान सुनो, 1 अगस्त 2022 को हमने ज्वेलरी को सोल्ड कर दिया 50 लाख में, 50 लाख में सोल्ड कर दिया, 50 लाख में हमने सेल कर दिया, 50 लाख में जो हमने ज्वेलरी को सेल कर दिया 50 लाख रुपए में, और बताना यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा, यस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना ले लिया, 50 लाख, एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, नेट कंसिडरेशन कितना आ गया, 50 लाख।
और हमने आई को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस कर दिया 33,10,000 का। फाइनली हमारे पास कितना आ गया बताना, 16,90,000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया। दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और नॉट? यस। यहां तक किसी को डाउट है? अब हमने क्या किया पता है, हमने क्या किया 31 जुलाई 2023 रिटर्न फाइलिंग करने की डेट से पहले हमने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया। हाउस प्रॉपर्टी क्या बताना, 54F का एग्जाम्पशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? खुद सोच के बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब हमने ज्वेलरी बेचा था उस समय मेरे पास पहले से एक हाउस प्रॉपर्टी है कि नहीं है? यस। एक होना दिक्कत नहीं है भाई, एक से ज्यादा होना दिक्कत है। एक है हमारे पास, क्या मैं 54 में एग्जाम्पशन क्लेम कर पाऊंगा नहीं? यस, मिल जाएगा। और मान के चलो ये हमने कितने में खरीदा, 40 लाख में, तो एग्जाम्पशन कितना मिल जाएगा सर? 40 साल 16,90,000 डिवाइड बाई 50 लाख इंटू क्या हो जाएगा बोलो, 40 लाख। तो ये आ गया 16,90 का 80%, 13,52,000 का मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ चीज? पता ना किसी को डाउट? बोलो 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 बोलो। फिर हम दूसरी कंडीशन अब ला रहे, दूसरी कंडीशन ला। हमने इसी डेट पे ये प्रॉपर्टी बेचा, इसी डेट पे इस प्रॉपर्टी को बेचा। कितने में बेच दिया? ध्यान से सुना, इसी डेट पे हमने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया 50 लाख का। कितने का बेच दिया? 50 लाख। बताना, 50 लाख वापस, फिर से हमारा कितना गया, 33,10,000 माइनस किया, वापस कितना आ गया, 16,90। अब बताना, मैंने एक नई प्रॉपर्टी खरीदा 40 लाख का, क्या 54 में यहां पे एग्जाम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब दोनों सुनो, पहले कहां पे ले हम, 54F में ले कि 54 में ले? पहले 54F में ले कि 54 में ले? बताइए कहां पे ले, 54F या 54 में? पहले हम 54F में ले लेंगे, क्योंकि ज्वेलरी बेचने के बाद अगर कुछ खरीदते तो कोई डिडक्शन कभी नहीं मिलता। 54F में ले लिया हमने 13,52,000। अब अगर प्रॉपर्टी खरीदा कितने का था, 40 लाख का, और यहां पे कितना एग्जाम्पशन ले लिया, 13,52,000। तो बैलेंस 26,48,000 क्या यहां पे 54 ले सकते हैं? यस, यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑल्सो। क्योंकि 54 हमारा ये कहता है कि बेचते समय आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। सर जब हमने बेचा ना तो एक था और फिर खरीदा तो दो हो नहीं गया? नहीं नहीं भाई, वो दो नहीं मानी जाएगी, अब दो नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये वाली और एक नई खरीदने के बाद वापस अगर कोई ज्वेलरी बेच रहे तो 54F आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आई चीजें? ये कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, देखो यहां पे आगे क्या कह रहा है। On the date of transfer of LTC, SEC should not own more than one residential house, should not purchase any other house within 2 years or construct within 3 years after the date of transfer. एक प्रॉपर्टी तो क्या किया, खरीदा ही खरीदा, उसके बाद विद इन 2 इयर्स उसको एक प्रॉपर्टी और एडिशनल खरीदने की जरूरत नहीं। अगर खरीद लिया तो 54 में एफ में जो एग्जाम्पशन मिला था वो क्या हो जाएगा आपका, विथड्रॉ हो जाएगा। आगे, if the above two condition not satisfied, then exemption under section exempt CG taxable in previous year in which such other residential house is purchased or constructed. एक यहाँ पे नॉन यूटिलाइजेशन, वही चीजें लिखा हुआ है, बार बार लिखा है। तो नॉन यूटिलाइजेशन के लिए बताना, हर जगह पे सीजीएस का 3 साल है, केवल एक जगह पे सीजीएस का कितना है, 2 साल है। वो कौन सा है हमारा, एग्रीकल्चर लैंड के केस में। यहां तक क्लियर? तो हमारे पास 3 हमारे हो गए, 2 और बचते हैं जिसको कल कवर करेंगे, 2 वो और एक सेक्शन 112A और 111A की पूरी कहानी, एंड 2 दिन में हमारे ये भी खत्म हो जाएंगे चैप्टर। यहां तक क्लियर? तो आज यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा लोग, ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत। और टाइम हो रहा है 10:12। हम मिलते हैं 10:20 पे कॉस्ट के साथ। आज फटाफट, बाय बाय। चलो ऑनलाइन वाले बताना, हाँ बताओ।
कोई कुछ कहना चाहता है? क्यों खीजर? चलो 10-20 पे आ जाओ फटाफट। हाँ सुबह सुबह 10-20 पे स्टार्ट करते 5 मिनट में, तब तक बने रहेंगे हम लोग।